नमस्कार साथियों, एलएम ज्योग्राफी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप लोगों का स्वागत और अभिनंदन। हम लोग बात कर रहे हैं सीईटी ग्रेजुएशन लेवल 30 डेज एमसीक्यूज की। इसके अंतर्गत हम लोग अध्ययन कर रहे हैं भारत के भूगोल की, और भारत के भूगोल में हम अध्ययन कर रहे हैं भारत के प्रमुख उद्योग और औद्योगिक प्रदेश। और जब हम भारत के प्रमुख उद्योग और औद्योगिक प्रदेशों का अध्ययन करते हैं तो हमें भारत के उद्योगों को लेके सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे जा रहे हैं। और आज हम उन उद्योगों के बारे में विशेष रूप से अध्ययन करेंगे जहां से सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे गए, जिसमें लोहा इस्पात उद्योग और एल्यूमिनियम उद्योग प्रमुख हैं। तो शुरुआत करते हैं आज के सेशन की, और पहला प्रश्न आप लोगों के लिए, निम्नलिखित में से स्वतंत्रता से पूर्व स्थापित लोहा इस्पात कारखाना है? ए दुर्गापुरा, बी जमशेदपुर, सी राउरकेला, डी बोकारो। देखिए, लोहा इस्पात उद्योग, जिसे भारत में औद्योगिक इकाइयों की आधारशिला कहा जाता है, लोहा इस्पात उद्योग, इसे कहा जाता है भारत में औद्योगिक इकाइयों की आधारशिला कहा जाता है। अब भारत में लोहा इस्पात उद्योगों की जो स्थापना की गई वह दो प्रकार से पूछी जाती है। एक तो पूछी जाती है स्वतंत्रता से पूर्व, या फिर स्वतंत्रता के पश्चात। अब देखिए, हम भारत में लोहा इस्पात उद्योगों की स्थापना स्वतंत्रता से पूर्व कहां कहां की गई? तो सबसे पहले जो है 1830 ईस्वी में पोर्टो नोवा, तमिलनाडु। लेकिन यह क्या रहा? असफल रहा। इसके बाद 1874 ईस्वी में किसकी? बंगाल आयरन वर्क्स की, बंगाल आयरन वर्क्स की कहां की गई? कुल्टी, पश्चिम बंगाल में की। इसके बाद कब की? 1907 में किसकी? टिस्को, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की। कहां पर की गई? चाकसी, झारखंड में की। इसके बाद की गई इसको की 1908 ईस्वी में इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी। कहां की गई? हीरापुरा, पश्चिम बंगाल में। इसके बाद 1923 में किसकी स्थापना की गई? विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना की गई। कहां पर?
भद्रावती कर्नाटका में। और इसके बाद स्टील कॉरपोरेशन ऑफ बंगाल की स्थापना की गई थी 1937 में। अब ध्यान रखना कि स्वतंत्रता से पूर्व जो स्थापित है उनमें 5 प्रमुख हैं, जिसमें सबसे पहले तमिलनाडु में की गई थी पोर्टानोवा में, जो कि असफल रहा। जो सफल कारखाना है उसकी स्थापना 1874 में की गई थी बंगाल आयरन वर्क्स के रूप में। अब हमें पूछा गया है स्वतंत्रता से पूर्व दुर्गापुरा, इसकी स्वतंत्रता से पूर्व नहीं की। जमशेदपुर, अब देखिए जमशेदपुर जो है यहां पर कौन सा कारखाना है, टिस्को, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी का कारखाना है। क्यों? क्योंकि जमशेदजी टाटा के द्वारा यह स्थापित किया गया, इसीलिए चाकसी जिस स्थान पर इसकी स्थापना की गई उसे ही जमशेदपुर नाम दिया गया था। इसीलिए इसका सही उत्तर क्या है बी, 1907 में टिस्को की स्थापना की गई थी चाकसी झारखंड में, जिसे वर्तमान में हम जो है टाटा नगरी के रूप में जानते हैं या फिर जो है जमशेदपुर के नाम से जानते हैं। राउरकेला की स्थापना स्वतंत्रता के बाद में की गई और बोकारो की स्थापना भी स्वतंत्रता के बाद में की। तो इस तरह से हमें लोहा इस्पात उद्योग में जो सबसे पहला प्रश्न पूछा जाता है वह पूछा जाता है कि स्वतंत्रता से पहले किसकी स्थापना और कहां पर की गई। चला आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला है, निम्नलिखित में से द्वितीय पंचवर्षीय योजना में स्थापित लोहा इस्पात संयंत्र की पहचान कर सही कूट का चयन करें। अब समझना यहां से द्वितीय पंचवर्षीय योजना, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में कौन कौन से कारखानों की स्थापना की गई। तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना की बात करें तो सबसे पहले जो है स्थापित किया गया वह है कौन सा, भिलाई। भिलाई की स्थापना की गई। दूसरा राउरकेला की स्थापना की गई और तीसरा दुर्गापुर। इन 3 कारखानों की स्थापना द्वितीय पंचवर्षीय योजना में की गई। इसकी 1955 में की गई, 1959 में की गई और इसकी भी स्थापना 1959 में की गई थी। द्वितीय पंचवर्षीय यानी कि हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। क्लियर हो गया? तो इसलिए ध्यान। अब बात आती है प्रश्न के अनुसार भिलाई की स्थापना की गई, राउरकेला की गई और दुर्गापुर, यानी कि 1, 2 और 4 इसका सही उत्तर क्या हो गया, बी। अब बोकारो की स्थापना कब की गई? तो ध्यान रखना तीसरी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत किसकी स्थापना की गई? बोकारो की 1964 में। और चौथी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत चौथी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत विशाखापत्तनम, विजयनगर और सेलम, इन 3 कारखानों की स्थापना चौथी पंचवर्षीय योजना में की गई। क्लियर? तो इस तरह से हमें प्रश्न विशेष रूप से पूछे जाते हैं कि प्रथम पंचवर्षीय योजना में कब किसकी की गई, दूसरे में, तीसरे में और चौथे। तो देखिए पहली पंचवर्षीय योजना जो कि कृषि और सिंचाई से संबंधित,
लेकिन द्वितीय पंचवर्षीय योजना में कृषि और सिंचाई के साथ साथ उद्योगों को शामिल किया गया था और उसी के तहत भारत में 3 लोहा इस्पात उद्योगों की स्थापना हुई। तीसरी पंचवर्षीय योजना में 1 लोहा इस्पात संयंत्र की स्थापना की गई और चौथी पंचवर्षीय योजना में 3 लोहा इस्पात संयंत्र की स्थापना की गई। तो ये ध्यान रखना, लोहा इस्पात उद्योग का जो प्रश्न आता है, एक तो आता है स्वतंत्रता से पूर्व और ये सब पंचवर्षीय योजनाओं के तहत स्थापित किए गए, यानी इन सब की स्थापना स्वतंत्रता के बाद में की गई। क्लियर? चला आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है कि भारत की सबसे बड़ी इस्पात निर्माता कंपनी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी कि सेल की स्थापना कब की गई? ए 1923 में, बी 1959 में, सी 1966 में, डी 1974 में। अब समझना, सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना 1973-74 में कहां की गई? नई दिल्ली में की गई। इसका सही उत्तर क्या है? डी 1974। और इसे वर्ष 2010 में किसका दर्जा दिया गया? महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया था 2010 में। तो इसीलिए ध्यान रखना, भारत में सबसे बड़ी इस्पात निर्माता कंपनी कौन सी है? तो वह सेल है और सेल को लेके विशेष रूप से हमें प्रश्न महारत्न कंपनी के अंतर्गत पूछा था। यदि हम बात करें 1923 में, तो 1923 में विस्को की स्थापना की गई थी, यानी कि भद्रावती लोहा इस्पात संयंत्र की स्थापना की थी, जिसे बाद में विस्को नाम दिया गया। क्लियर? जिसका पूरा नाम है विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील कंपनी। 1959 की बात करें तो इसमें दुर्गापुरा और राउरकेला की स्थापना हुई और 1966 में बोकारो के द्वारा लोहा इस्पात उत्पादन किया गया। तो इस तरह से हमें प्रश्न विशेष रूप से पूछे जाते हैं कि किसकी स्थापना कब की। अब ध्यान रखना, विस्को की जब स्थापना 1923 में की गई थी, उसका नाम था मैसूर आयरन एंड स्टील कंपनी। जब स्थापना की गई थी उस समय इसका नाम क्या था? मैसूर आयरन एंड स्टील कंपनी के रूप में की गई। लेकिन स्वतंत्रता के बाद में 1960 में, कब? 1960 में इसका नाम क्या कर दिया? विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील कंपनी कर दिया गया। और उसके बाद 1972-73 में भारत सरकार के द्वारा जो है इसका क्या अधिग्रहण किया गया। अब ध्यान रखना, सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न जो आता है विस्को को कि यहां विशिष्ट इस्पात एलॉय का निर्माण किया जाता है और जिसका उपयोग रेल के पहिए बनाने में किया जाता है। इसीलिए यह ध्यान रखना, यह भी हमें विशेष रूप से पूछा जाता है कि विशेष प्रकार का इस्पात एलॉय का निर्माण कहां होता है? तो मैसूर आयरन एंड स्टील कंपनी भद्रावती कर्नाटका में, या फिर विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील कंपनी भद्रावती में होता है। क्लियर? चला आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला है, निम्नलिखित में से
आदर्श स्थिति में अवस्थित लोहा इस्पात संयंत्र है? ए बोकारो, बी जमशेदपुर, सी विशाखापट्टनम, डी भद्रावती। अब यहां पर समझना सबसे इंपॉर्टेंट कि जो भारत में लोहा इस्पात संयंत्र है, भारत में लोहा इस्पात संयंत्र है, इनकी स्थापना या इनका स्थानीयकरण हुआ है वह 4 क्षेत्रों में हुआ है। एक तो हुआ है कोयला क्षेत्र में, दूसरा हुआ है लोहा अयस्क क्षेत्र में, तीसरा हुआ है आदर्श अवस्थिति में, और चौथा हुआ है तटीय क्षेत्र। यानी कि भारत में लोहा इस्पात उद्योगों की स्थापना 4 क्षेत्रों में की गई, कोयला क्षेत्र में, लोहा अयस्क क्षेत्र में, आदर्श स्थिति में और तटीय क्षेत्र में। अब देखिए कोयला क्षेत्र में कौन कौन से हैं, तो देखिए एक तो है कोयला क्षेत्र में इसको आयरन एंड स्टील कंपनी, इसको इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना की। दूसरी की गई है दुर्गापुर, और तीसरा है बोकारो। यानी कि जो पश्चिम बंगाल और यहां है हीरापुर, दुर्गापुर और बोकारो, जो पश्चिम बंगाल और झारखंड में है। कहां पर है? पश्चिम बंगाल और झारखंड के जो लोहा इस्पात संयंत्र है वहां किस में मिलेंगे आपको? कोयला क्षेत्र में मिलेंगे। लोहा अयस्क क्षेत्र में जिनकी स्थापना की गई है उसमें एक तो है राउरकेला है, दूसरा भद्रावती है, तीसरा विजयनगर है और चौथा सेलम। यानी कि जिनकी स्थापना ओडिशा में, कर्नाटक में और तमिलनाडु में जिनकी स्थापना की गई है वह लोहा अयस्क क्षेत्र में। लेकिन जब हम आदर्श स्थिति की बात करते हैं तो आदर्श स्थिति का मतलब है कि जिनकी स्थिति कोयला और लोहा दोनों के बीच में हो, जहां पे कोयला क्षेत्र और लोहा अयस्क क्षेत्र समीप हो, उन क्षेत्रों में जिन या उन स्थानों पर जिन लोहा इस्पात संयंत्र की स्थापना की गई उन्हें हम आदर्श स्थिति के नाम से जानते हैं। और आदर्श स्थिति में जो है वह है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को, जिसकी स्थापना चाकसी झारखंड में की गई, जिसे वर्तमान में हम जमशेदपुर के नाम से जानते हैं। तो इसका सही उत्तर क्या हो गया? बी जमशेदपुर। और तटीय क्षेत्र में जो है वह है विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम की जो स्थापना है वह कहां की है? तटीय। तो इस तरह से हमें भारत में लोहा इस्पात संयंत्र के स्थानीयकरण को लेकर प्रश्न पूछा जाता है कि कोयला क्षेत्र में कौन से हैं, लोहा अयस्क क्षेत्र में कौन से हैं, आदर्श स्थिति में कौन से हैं और तटीय क्षेत्र में कौन से हैं। चला आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। निम्नलिखित में से कौन सा लोहा इस्पात संयंत्र कोयला आपूर्ति पर निर्भर नहीं है? अब यहां पर समझना कि लोहा इस्पात
उद्योग, लोहा इस्पात उद्योग, इसके लिए जो कच्चा माल चाहिए उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है एक तो लोहा अयस्क, मैग्नीज, कोकिंग कोयला और यहां जो है लोहा इस्पात उद्योग के लिए रॉ मटेरियल के रूप में जाने जाते हैं। अब प्रश्न आता है कि निम्नलिखित में से लोहा इस्पात संयंत्र, अब यहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि कौन सा कोयला आपूर्ति पर निर्भर नहीं करता, जबकि लोहा अयस्क के लिए क्या चाहिए, जो सबसे इंपॉर्टेंट है वह लोहा अयस्क के साथ आपको कोकिंग कोयले की जरूरत। लेकिन यदि हम बात करें किसकी, 1923 में मैसूर आयरन एंड स्टील कंपनी की, जिसकी स्थापना कहां की गई, डिलीट हो गया शायद, स्टील कंपनी, इसकी स्थापना की गई थी भद्रावती में की गई थी। तो निम्नलिखित में से कौन सा लोहा, तो जो भद्रावती में की गई, यहां लकड़ी से प्राप्त, देखिए लकड़ी को जलाकर जो कोयला बनाया जाता है उस कोयले का उपयोग जो है इसमें किया जाता है, इसीलिए यहां पर कोयला आपूर्ति की जरूरत नहीं रहती है। इसीलिए इसका सही उत्तर क्या है, बी भद्रावती, जहां पर विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील कंपनी जो भद्रावती कर्नाटका में है, यहां पर कोयला आपूर्ति, लकड़ी को कोयला आपूर्ति जो है वह लकड़ी को जलाकर की जाती है और इसीलिए जो है यह इस्पात संयंत्र कोयला आपूर्ति पर निर्भर नहीं है। जबकि जमशेदपुर यह आदर्श स्थिति में है, आदर्श अवस्थिति में, जहां पर कोयला छोटा नागपुर के पठार से उपलब्ध करवाया जाता है। वहीं हम बात करें बोकारो, यह कोयला क्षेत्र में है, कोयला क्षेत्र में, और राउरकेला जो है यह लोहा अयस्क क्षेत्र में स्थित है और यहां पर जो कोयले की आपूर्ति है वह छोटा नागपुर के पठार और पश्चिम बंगाल से करवाए जाते हैं। तो इसलिए ध्यान रखना, जो सबसे इंपॉर्टेंट यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं कि कौन सा लोहा इस्पात संयंत्र जो कोयला आपूर्ति पर निर्भर नहीं है वह विश्व को, क्योंकि यहां पर लकड़ी को जलाकर कोयले का जो निर्माण किया जाता है और उस कोयले से इस लोहा इस्पात संयंत्र को ईंधन उपलब्ध करवाया जाता है। क्लियर? चला आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला है, निम्नलिखित में से किस लोहा इस्पात संयंत्र की स्थापना जर्मनी के सहयोग से की गई है? ए भिलाई, बी राउरकेला, सी दुर्गापुरा, डी बोकारो। तो अब देखिए
सबसे पहले हम बात करते हैं भिलाई, जिसकी स्थापना 1955 में कहां की गई थी? छत्तीसगढ़ में की गई थी। कहां की गई थी? छत्तीसगढ़ में की गई। अब इसकी स्थापना किसके सहयोग से की गई थी? तो यहां ध्यान रखना, सोवियत संघ रूस के सहयोग से की गई। उसके बाद दूसरा है राउरकेला। राउरकेला की यदि हम बात करें तो इसकी जो स्थापना है वह कब की गई? हालांकि इसकी दूसरी पंचवर्षीय योजना में किया गया, लेकिन यहां से कार्य जो प्रारंभ हुआ था 1959 में हुआ था। यानी कि 1959 में उत्पादन शुरू हुआ और इसकी स्थापना ओडिशा में की गई थी। और किसके सहयोग से की गई थी? जर्मनी के सहयोग से की। उसके बाद है दुर्गापुर, इसकी स्थापना 1959 में पश्चिम बंगाल में किसके सहयोग से? ब्रिटेन के सहयोग से की गई। और इसके बाद आता है बोकारो, और बोकारो की जो स्थापना है वह 1966 में की गई थी। और यह कहां पर है? झारखंड में। सोवियत संघ रूस के सहयोग से। अब यहां ध्यान रखना, इसकी स्थापना को लेके कई बार 1964 मिलेगा। 1964 में स्थापना हुई, लेकिन 1966 के बाद में जो है 1972 तक इसमें उत्पादन का कार्य हुआ। और इसीलिए हम 1964 और 1972 पढ़ते हैं। कई जगह 1966 भी आपको लिखा हुआ मिलता है, लेकिन स्थापना 1964 में हुई और उत्पादन 1972 में हुआ। क्लियर? तो अब देखिए, जर्मनी के सहयोग से, इसका सही उत्तर है भी राउरकेला, जो कि उड़ीसा में स्थापित किया गया था। उसकी स्थापना जर्मनी के सहयोग से की गई। तो इस तरह से हमें जो है भारत में लोहा इस्पात संयंत्र है उनको लेके प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके बाद जो मुख्य प्रश्न आते हैं वह आते हैं एल्यूमिनियम उद्योग के। तो बात करते हैं एल्यूमिनियम उद्योग के। निम्नलिखित में से भारत में प्रथम एल्यूमिनियम कारखाने की स्थापना की गई? ए पश्चिम बंगाल, बी तमिलनाडु, सी झारखंड, डी उत्तर प्रदेश। देखिए, भारत में लोहा इस्पात उद्योग के बाद में जो सबसे बड़ा उद्योग है वह है एल्यूमिनियम उद्योग। एल्यूमिनियम उद्योग यह भी जो है खनिज आधारित उद्योग है। यदि हम बात करें एल्यूमिनियम उद्योग, यह जो है यह खनिज आधारित उद्योग है। कैसा उद्योग है? खनिज आधारित। यानी कि जहां पर एल्यूमिनियम के भंडार, यानी एल्यूमिनियम का जो अयस्क बॉक्साइट है, बॉक्साइट के जहां भंडार है वहां पर इस उद्योग का सबसे ज्यादा विकास हुआ। और भारत में बात करें तो एल्यूमिनियम के प्रथम कारखाने की स्थापना कब की गई थी? 1937 में, 1987 में। कहां की गई थी? जेके नगर, आसनसोल।
जेके नगर आसनसोल में एल्यूमिनियम के प्रथम कारखाने की स्थापना की गई। और आसनसोल जेके नगर कहाँ है? यह पश्चिम बंगाल में। तो इसका जो सही उत्तर है वह है ए, पश्चिम बंगाल के जेके नगर में। जेके नगर में भारत के पहले एल्यूमिनियम कारखाने की स्थापना की गई। दूसरा जो कारखाना है वह 1938 में मुरी नामक स्थान पर झारखंड में स्थापित किया गया। तीसरा जो कारखाना है वह रेणुकूट उत्तर प्रदेश में स्थापित किया गया। यानी कि पहला जेके नगर में, दूसरा मुरी में, तीसरा कारखाना रेणुकूट उत्तर प्रदेश में और चौथा कारखाना यह मैटूर तमिलनाडु में स्थापित किया गया। तो इस प्रकार से हमें भारत में पहले दूसरे कारखाने की स्थापना, तीसरा या चौथे कारखाने की स्थापना कहां पर की गई, उसके संदर्भ में जितने भी प्रश्न पूछे जाने की संभावना है उस पर हमने बात की। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला है, निम्नलिखित में से असुमेलित युग्म है? ए बाल्को रूस, बी नाल्को फ्रांस, सी माल्को कनाडा, डी हिंडाल्को संयुक्त राज्य अमेरिका। अब देखिए, बाल्को, नाल्को, माल्को, हिंडाल्को क्या है? यह भारत में एल्यूमिनियम कंपनी। सबसे पहले यदि हम बात करें तो बात करते हैं बाल्को की। बाल्को, बाल्को का अर्थ है भारत एल्यूमिनियम कंपनी। और जो भारत एल्यूमिनियम कंपनी बाल्को की स्थापना जो है वह किसके सहयोग से की गई? सोवियत संघ रूस के सहयोग से 1965 में की गई। तो यह जो है सही है। और बाल्को के भारत में दो संयंत्र हैं, कहां कहां स्थापित किए गए? एक तो कोरबा छत्तीसगढ़ में और दूसरा कोयना महाराष्ट्र में। इन दो स्थानों पर जो है भारत एल्यूमिनियम कंपनी के संयंत्र लगाए गए। उसके बाद है नाल्को। नाल्को जिसे कहा जाता है नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी, नेशनल और नाल्को की जो स्थापना यह किसके सहयोग से की गई? नाल्को की स्थापना फ्रांस के सहयोग से की गई। और इसके भी दो कारखाने लगाए गए, एक तो दामनजोड़ी में और दूसरा अंगुल में। और यह किसके द्वारा है? फ्रांस के सहयोग से। इसका मतलब यह भी सही है। तीसरी है माल्को। माल्को मैटूर एल्यूमिनियम कंपनी, मैटूर एल्यूमिनियम कंपनी। और मैटूर एल्यूमिनियम कंपनी, इसकी स्थापना किसके सहयोग से की गई? इसकी स्थापना इटली के सहयोग से की गई। इटली के सहयोग से की गई। तो यह जो है गलत है। इसका सही उत्तर क्या है? सी।
कि मालको की स्थापना इटली के सहयोग से की, जबकि कनाडा के सहयोग से किसकी स्थापना की गई? इंडाल्को की स्थापना की गई, इंडियन एल्यूमिनियम कंपनी की स्थापना की गई। क्लियर हो गया? इसके बाद है हिंडाल्को की स्थापना यूएसए के सहयोग से की गई, जिसे हम हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कंपनी के नाम से जानते। तो इस तरह से हमें जो भारत में जितनी भी एल्यूमिनियम कंपनियां हैं, विशेष रूप से बाल्को, नाल्को, हिंडाल्को, इंडाल्को, माल्को और वेदांता की जो स्थापना है वह जर्मनी के सहयोग से की गई, यह ध्यान रखना। वेदांता की स्थापना किसके सहयोग से? जर्मनी के सहयोग से की गई, और इसका एक जगह कारखाना है, वह है झारसुगुड़ा, जो कि झारखंड में है, जहां पर वेदांता का प्लांट है। क्लियर? चले आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। निम्नलिखित में से हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कॉरपोरेशन का संयंत्र है? ए कोरबा, बी दामनजोड़ी, सी रेणुकूट, डी झारसुगुड़ा। अब समझना यहां से हिंडाल्को हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कॉरपोरेशन, जिसकी स्थापना कब की गई थी? 1958 में। किसके सहयोग से? यूएसए के सहयोग से की गई, और इसका एकमात्र कारखाना है, वह कहां पर है? रेणुकूट, उत्तर प्रदेश में इसका कारखाना है। तो इसका सही उत्तर क्या हो गया? सी रेणुकूट। देखिए कोरबा में जो कारखाना स्थापित किया गया वह किसका है? कोरबा में जो कारखाना है वह है बाल्को का, भारत एल्यूमिनियम कॉरपोरेशन का, जिसकी स्थापना 1965 में सोवियत संघ रूस के सहयोग से की गई। दामनजोड़ी में जो कारखाना है वह किसका है? वह है नाल्को का, नेशनल एल्यूमिनियम कॉरपोरेशन या नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी का, जिसकी स्थापना 1981 में फ्रांस के सहयोग से की गई थी। और इसके बाद बात करते हैं झारसुगुड़ा। यहां जो है वेदांता का संयंत्र है, जिसकी स्थापना जर्मनी के सहयोग से 1976 में झारसुगुड़ा झारखंड में की। तो हमें क्लियर होना चाहिए कि भारत में जो एल्यूमिनियम कंपनियां हैं कौन कौन सी हैं। तो एक एक को सिंपल सा याद रखना है कि भारत में जो एल्यूमिनियम कंपनियां हैं, बाल्को, इसके दो कारखाने हैं, एक तो कोरबा में है और दूसरा कोयना, दूसरा है नाल्को के भी कितने कारखाने हैं? दो कारखाने हैं, एक तो है दामनजोड़ी में और दूसरा है अंगुल, दोनों ही कहां पर है? ओडिशा में। उसके बाद है हिंडाल्को का एक कारखाना है रेणुकूट, जो कि कहां पर है? उत्तर प्रदेश में। इसके बाद है इंडाल्को के तीन कारखाने, एक तो है जेके नगर में, एक है मुरी झारखंड में, और तीसरा है अलवाई केरल के अंतर। इसके बाद है माल्को का एक कारखाना है, कहां पर? मैटूर में, और एक है वेदांता, जिसका एक कारखाना लगाया गया है झारसुगुड़ा। तो इस तरह से कौन कौन सी कंपनी है, उसके कारखाने कहां हैं और इनकी स्थापना किसके सहयोग से। यदि हम बाल्को की बात करें तो सोवियत संघ रूस से, नाल्को की फ्रांस के सहयोग से,
हिंडाल्को की यूएसए के सहयोग से, इंडाल्को की कनाडा के सहयोग से, माल्को की इटली के सहयोग से और वेदांता की जर्मनी के सहयोग से की गई। तो इस तरह से हमें भारत के जो प्रमुख उद्योग हैं उसमें लोहा इस्पात उद्योग और साथ ही साथ जो है हमें एल्यूमिनियम उद्योग को लेके विशेष रूप से प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके बाद बात करते हैं इसके अलावा जो अन्य कौन से उद्योग हैं। तो देखिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला है निम्नलिखित में से निर्धूम उद्योग है। ए सीमेंट, बी पर्यटन, सी लोहा इस्पात उद्योग, डी जलयान उद्योग। निर्धूम उद्योग, निर्धूम उद्योग का मतलब है बिना धुएं का उद्योग, और बिना धुएं का उद्योग किसे कहा जाता है? इसका सही उत्तर है बी पर्यटन उद्योग। और पर्यटन को उद्योग का दर्जा देने वाला प्रथम राज्य, पर्यटन को उद्योग का दर्जा देने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? राजस्थान है, जिसने 4 मार्च 1989 को मोहम्मद यूनुस का समिति की सिफारिश पर पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया गया। वहीं जब 27 सितंबर 2001 को राजस्थान की पहली पर्यटन नीति घोषित की गई, उसी में जो है पर्यटन को निर्धूम उद्योग का दर्जा दिया गया। और वर्तमान में राजस्थान में पर्यटन उद्योग एक उद्योग नहीं जन उद्योग है, पब्लिक इंडस्ट्री है। क्लियर? और सीमेंट उद्योग की बात करें तो सीमेंट उद्योग को बढ़ावा देने के लिए एक क्रांति हुई है जिसे हम धूसर क्रांति कहते हैं। बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है धूसर क्रांति। धूसर क्रांति का संबंध किससे है? तो वह सीमेंट उत्पादन को बढ़ावा दे। और भारत में औद्योगिक इकाई की आधारशिला किसे कहा जाता है? लोहा इस्पात उद्योग को भारत में औद्योगिक इकाइयों की आधारशिला कहा जाता है। क्लियर? चले आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। निम्नलिखित में से स्लज आधारित सीमेंट कारखाना है। ए द्वारिका, बी तलचर, सी भिलाई, डी राउरकेला। अब देखिए सीमेंट का जो है उत्पादन मुख्य रूप से हम चूना पत्थर से करते हैं, यानी सीमेंट उत्पादन में चूने पत्थर का प्रयोग किया जाता है। लेकिन भारत में सीमेंट का उत्पादन 3 प्रकार से किया जाता है। एक तो समुद्री कवच के द्वारा, एक स्लज और एक स्लैग के द्वारा। अब पूछा गया है स्लज आधारित सीमेंट कारखाना कौन सा है? तो देखिए भारत में स्लज आधारित सीमेंट कारखाने 2 जगह स्थापित है, एक तो ओडिशा में और एक झारखंड में। तो इसका सही उत्तर है वह है बी तलचर, जो कि कहां पर है? ओडिशा में। यहां स्लज आधारित सीमेंट कारखाना। द्वारिका गुजरात में जो है यहां समुद्री कवच आधारित सीमेंट कारखाना है, जबकि भिलाई और राउरकेला यहां स्लैग आधारित सीमेंट कारखाने। तो सीमेंट के जो प्रमुख कारखाने उनमें एक तो समुद्री कवच, स्लज और स्लैग आधारित कौन से, यहां हमें क्लियर। अब इनको रटना नहीं है। जो लोहा इस्पात उद्योग है वहां जो अवशेष के रूप में चूना पत्थर बचता है उसे स्लैग कहा जाता है, और स्लैग आधारित जितने भी है तो जो लोहा इस्पात उद्योग से संबंधित है वह सब स्लैग है, और स्लज जो लोहा इस्पात और तटीय क्षेत्रों में नहीं है वह सभी स्लज आधारित है। क्लियर? चला आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। निम्नलिखित में से भारत की पहली इको फ्रेंडली तेल शोधनशाला है। ए डिगबोई, बी जामनगर, सी पचपदरा, डी ट्रांबे। भारत की पहली इको फ्रेंडली का मतलब है पर्यावरण अनुकूल जो पहली रिफाइनरी की स्थापना की गई है वह की गई है। सही उत्तर है सी पचपदरा बालोतरा में। पचपदरा बालोतरा में भारत की पहली इको फ्रेंडली रिफाइनरी की स्थापना की गई। जबकि डिगबोई की बात करें, डिगबोई कहां पर है? असम में। यहां पर
भारत की पहली रिफाइनरी की स्थापना कहां की गई थी? डिगबोई में। जामनगर की बात करें तो यहां है गुजरात में, और यहां पर भारत की सबसे बड़ी रिफाइनरी, भारत की सबसे बड़ी रिफाइनरी कहां पर है? जामनगर, गुजरात में, जो कि रिलायंस की है। क्लियर? चला आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। निम्नलिखित में से भारत में सर्वाधिक नमक उत्पादक राज्य है? ए राजस्थान, बी गुजरात, सी ओडिशा, डी केरल। अब देखिए नमक यह रसायन आधारित उद्योगों के अंतर्गत आता है, और भारत में सबसे ज्यादा नमक का उत्पादन कहां होता है? तो ध्यान रखना, कच्छ में होता है। और कच्छ किस राज्य में है? गुजरात में। और इसीलिए इसका सही उत्तर क्या होगा? बी गुजरात। कि भारत में सबसे ज्यादा जो है नमक का उत्पादक कौन सा है? कच्छ, गुजरात में होता है। क्लियर? राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में सबसे ज्यादा नमक का उत्पादन कहां होता है? सांबर झील। सांबर झील में सबसे ज्यादा, यानी कि सबसे बड़ा नमक उत्पादक क्षेत्र राजस्थान का कौन सा है? सांबर। जबकि भारत में पूछा जाता है तो वह है कच्छ का रण, जिसे कच्छ गुजरात के नाम से हम लोग जानते। तो इस तरह से हमें भारत के उद्योगों को लेकर जो महत्वपूर्ण प्रश्न जो एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है, उसके बारे में हमने विस्तार से चर्चा की। क्लियर? इसके बाद हम बात करेंगे अगले टॉपिक जिस पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं, वह है भारत के प्रमुख खनिज। तो अगले जो टॉपिक है भारत के प्रमुख खनिज, उस पर आप विशेष रूप से अच्छे से जो है अपने कंटेंट को पढ़कर आइए। जो कल हम यानी नेक्स्ट क्लास जो है वह हम इसी के संबंध में, यानी कि भारत के खनिजों के संबंध में अध्ययन करेंगे, एमसीक्यूज की बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।